मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं दोस्तों। यह प्रैक्टिस सेट नंबर क्रॉन बुक का 4 है। इससे पहले 1 से 3 तक भी अपलोड मैं कर चुका हूं दोस्तों। आप 1 से 3 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लें और पूरी बुक को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर ले दोस्तों। मैं पूरा वीडियो लाऊंगा 15 प्रैक्टिस सेट है इस प्रैक्टिस सेट में, क्रॉन के प्रैक्टिस सेट में, तो मैं उसे धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा दोस्तों। आज 4th वीडियो है और यदि आप लोग यूटेरिया बुक से प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं तो वह भी 15 प्रैक्टिस सेट थे, उसका भी मैं अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों। उसका भी प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं दोस्तों। और उसी तरह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन का भी है 20 प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का, उसे भी मैं अपलोड कर दिया हूँ, उसे भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और उससे अपने तैयारी में मजबूती प्रदान कर सकते हैं, अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं दोस्तों, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो। और आपको मैं स्पीडी करंट अफेयर वन लाइनर के फॉर्म में पूरे साल भर का मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। आप यदि उसे भी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं साल भर का करंट अफेयर, तो उसे भी पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी में करंट अफेयर को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। उसे रिवाइज कर सकते हैं साल भर का करंट अफेयर पढ़ करके, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसे ही मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी ला रहा हूँ, वन लाइनर के फॉर्म में आ जाने के बाद साल भर हो चुका है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी ला रहा हूँ, उसका 7 वीडियो अपलोड है उसी प्लेलिस्ट में। इन सभी प्लेलिस्ट को वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें और लिंक पर जाएं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो अपलोड मिलेगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, दोस्तों के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ भी ग्रुप है सभी में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों, ताकि जो भी मैं आपको वीडियो दूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों 4 नंबर प्रश्न को। इस वीडियो को काफी शेयर करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। अमीर खुसरो को भारत के तूतीय हिंद कहा जाता है दोस्तों, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है और इनका जन्म बदायूं में हुआ था। अमीर खुसरो लगभग 8 शासकों के शासनकाल को देखे हैं और अमीर खुसरो ने बलबन के शासनकाल से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल तक अपना सेवा प्रदान किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 2 नंबर प्रश्न को चलते हैं। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत का किस गवर्नर जनरल का नाम है? जेम्स एंड्रयूज रैमजे है भारत के डलहौजी के नाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। गवर्नर जनरल डलहौजी का नाम है। डलहौजी का कार्यकाल देखें दोस्तों तो 1948 से लेकर 1956 तक, सॉरी 1848 से लेकर के 1856 तक डलहौजी का कार्यकाल है। और डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया था और डलहौजी के समय में ही पहली बार भारत में रेल चलाई गई थी दोस्तों 54 में पहली बार, और डाक सेवा की शुरुआत भी डलहौजी के शासनकाल में ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एंड्रयूज रैमजे किनका नाम है? डलहौजी का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उग्रपंथी नहीं है? तो उग्रपंथी इनमें से कौन नहीं है? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह ये उग्रपंथी नेता थे कांग्रेस के, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नेता नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए थे बनारस में, और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक संघ से स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक भारत सेवक संघ की स्थापना किए थे। स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान देने के लिए भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 4 नंबर प्रश्न में। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर के बंबई के गोलेट टैंक से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बंबई के गोलेट टैंक से 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें 5 प्रश्न की ओर कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल ने किए थे सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा दिए थे, यदि आपसे पूछ ले मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल का ही कही हुई कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए
पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो भारतीय वायुसेना में शामिल की गई मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 7 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है कि भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्काई रूट ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। स्काई रूट ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कौन महिला वेट लिफ्टर है? तो 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता, राष्ट्रमंडल में 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता संगीता चानू पर डो टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष सहदेव यादव ने, कौन है? सहदेव यादव है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष। और यह प्रतिबंध नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा किया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के द्वारा किया गया है। संगीता चानू पर लगाया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न को कहा जा रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो वो राज्य कौन है? तो कर्नाटक राज्य है जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कौन है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो कर्नाटक तो कौन है कर्नाटक के मुख्यमंत्री? यदि आपसे पूछ ले तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं आपको इसमें सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। कर्नाटक के यदि आपसे राज्यपाल पूछ लिया जाए तो थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं और कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। और कर्नाटक का विधानसभा सीटों की संख्या यदि आपसे पूछे तो 224 है। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। और कर्नाटक में विधान परिषद भी है दोस्तों। कर्नाटक में विधान परिषद की संख्या 75 है। और बिहार में भी विधान परिषद की संख्या 75 है। कर्नाटक में विधानसभा 224। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या यदि आपसे पूछे तो 28 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में 12 है। उत्तर प्रदेश देखें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के सही राज्यों में सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। कितना है? 80 है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 31 है। ये भी सबसे अधिक है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। यहाँ भी सबसे अधिक है। विधानसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कितना है? 403। तो ऑप्शन नंबर बी का हो गया। यदि आपसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सीटों की संख्या पूछे तो 100 है विधान परिषद के सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र की ओर चलते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी में। तो महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। वहाँ के अभी राज्यपाल रमेश बैस हैं। और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। महाराष्ट्र में विधान परिषद महाराष्ट्र में भी है दोस्तों। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद की संख्या 78 है। और विधानसभा की संख्या महाराष्ट्र में कितनी है? तो महाराष्ट्र में विधानसभा की संख्या 288 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 288। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। तमिलनाडु की ओर चलते हैं दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो स्टालिन है। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं तमिलनाडु के। वहाँ के विधानसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में कितना है? 234 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में 19 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। कर्नाटक है इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच किस बैंक ने खोली है? ये प्रश्न दिया गया है दोस्तों। तो किस बैंक ने खोली है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खोली है स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खोली है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है, इसमें दिया गया है लिबर्टी मेडल विश्व 22 से किसे सम्मानित किया गया है? लिबर्टी मेडल विश्व 22 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति जेलेंस्की को, वोलोदिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्हें लिबर्टी मेडल विश्व 22 से सम्मानित किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है दोस्तों। यूक्रेन की राजधानी कीव है। ऑप्शन नंबर, यदि लिबर्टी मेडल की देखें तो लिबर्टी मेडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में लिबर्टी मेडल की स्थापना हुई थी। और दुनिया भर के लोग स्वतंत्रता से सुरक्षित रखने का प्रयास किए जाते हैं इस संस्था के तहत। ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही आंसर है। व्लादिमीर जेलेंस्की को क्या दिया गया था। यदि हम इसे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं। तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के नए राजा कौन बने, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ब्रिटेन के नए राजा के रूप में प्रिंस चार्ल्स थर्ड को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रिंस चार्ल्स थर्ड को ब्रिटेन के नए राजा के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किंग चार्ल्स टू के नाम से जाना जाएगा। नए सम्राट बनाए गए हैं, उन्हें किंग्स चार्ल्स टू के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? प्रिंस चार्ल्स थर्ड को किंग्स चार्ल्स थर्ड के नाम से जाना जाता है। और वह 8 सितंबर 1922 को अपनी मां महारानी एलिजाबेथ थर्ड के निधन के बाद इंग्लैंड के नए राजा बनाए गए हैं। ठीक है। और किंग्स चार्ल्स थर्ड का जन्म उनके नाना जॉर्ज 6 के शासनकाल के दौरान 1948 में बकिंघम पैलेस में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न को। किस राज्य ने मैग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है। तो मैग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा किस राज्य ने की है? पश्चिम बंगाल ने की है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि मैग्रोव वनों की संख्या प्रतिशत देखें, सबसे अधिक मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है। मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राज्य में एक मैग्रोव सेल की स्थापना की गई थी। 40% मैग्रोव वनों का घर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पश्चिम बंगाल को देखें दोस्तों, तो ये हम देख चुके हैं, पश्चिम बंगाल देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश भी देख चुके हैं, बिहार को हम लोग देख लेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार में नीतीश कुमार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। नीतीश कुमार ही, उन्हीं का कथन है। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर है दोस्तों। कौन है बिहार में राज्यपाल? कौन है? तो राजेंद्र अर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में 16 है। बिहार में विधान परिषद भी है दोस्तों, वहाँ 75 विधानसभा सीटों की संख्या है बिहार में। और बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है? 75 है, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या बिहार में 243 है। ऑप्शन नंबर डी क्यों चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी भजन लाल शर्मा है, जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं राजस्थान के। और राजस्थान के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत हैं। और राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र हैं दोस्तों। कालराज मिश्र हैं जो राजस्थान के राज्यपाल हैं। और आपको राजस्थान को यदि देखें, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200, राजस्थान में सीटों की संख्या कितना है? 200 है राजस्थान में सीटों की संख्या। विधानसभा में कितना? 200 सीटों की संख्या है राजस्थान में। और राजस्थान में यदि लोकसभा सीटों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 25 है राजस्थान में। और राज्यसभा सीटों की संख्या राजस्थान में कितना है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या राजस्थान में 10 है। तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा? तो ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया गया था। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया गया था? तो वह राष्ट्रीय उद्यान है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया गया था। ऑप्शन नंबर 14 का क्या होगा? 14 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान चीतों के लिए प्रसिद्ध, चीतों के लिए लाया गया था। कहाँ से? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीता लाया गया था कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक सभी आईआईएम के लिए विजिटर के रूप में किस व्यक्तित्व का प्रस्ताव रखा है? तो किस व्यक्तित्व का प्रस्ताव रखा है आईआईएम ने? तो ये रखे हैं किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आईआईएम अधिनियम 2017 में संशोधित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति के महत्व के संस्थान घोषित संशोधन देश भर में 20 आईआईएम को राष्ट्रपति के महत्व के संस्थान घोषित करता है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में पेश किए और आईआईएम में विजिटर के रूप में राष्ट्रपति को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में हराया था, वो कौन ब्रिटिश जनरल थे जिसने हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में हराए थे? तो हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में हराने वाले वो कौन थे? तो आयरकुट थे। आयरकुट ने हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में हराए थे। हैदर अली का जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था दोस्तों, उस समय हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी लड़ते हुए। उसके बाद 1782 ईस्वी में हुई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था। और हैदर अली के किसके बीच
हुआ था तो सर आर्यकोट ने हैदर अली को हराया था पोटुनवा के युद्ध में, और 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान के द्वारा मैंगलोर की संधि की गई थी 1784 ईस्वी में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 ईस्वी में समाप्त हो गया मैंगलोर की संधि की ओर। और तीन चार ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 80 67 तक 67 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी इसमें, और हैदर अली की जीत हुई थी। जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की हार हुई थी, और इसमें मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय 80 से 84 हुआ, और तृतीय हुआ जो 92-93 में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो चुका था दोस्तों 1793 के मैसूर युद्ध में। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, आयरकुट थे। 17 नंबर प्रश्न की ओर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुद्दी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, अन्नायमुद्दी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2665 मीटर है दोस्तों, अन्नायमुद्दी की ऊंचाई 2665 है। केरल के इडुक्की जिले में स्थित है अन्नायमुद्दी, केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत का यह भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती हैं? ये प्रश्न पूछा है। सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा राज्य में आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, उड़ीसा में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। कहाँ? उड़ीसा में आती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, उड़ीसा में आती है। उड़ीसा चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिसके कारण यह अन्य राज्यों से अपेक्षाकृत अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? किसकी सीमा बनाती है संकोश नदी? तो संकोश नदी है जो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है संकोश नदी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है, वर्ष 2011 में संपन्न होने वाली जनगणना देश की कितनवीं जनगणना थी? तो 2011 में जो संपन्न हुआ था जनगणना, वह देश की 15वीं जनगणना थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 20 का ऑप्शन नंबर 16वीं जनगणना थी। सॉरी 15वीं जनगणना थी, लेकिन अंतिम बार एक और किया गया था, वो 16वीं जनगणना हुआ। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15वीं जनगणना थी क्या यार? 16वीं नहीं, 15वीं सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देखिए 2011 में जो संपन्न होने वाली जनगणना देश की कितनी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी, 16वीं नहीं थी, कंफ्यूजन हो रहा था दोस्तों। 15वीं जनगणना थी। कितनी कैमी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। जनगणना की शुरुआत देखें तो सबसे पहले 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी, जबकि नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। और देश स्वतंत्र भारत का यह 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत का यह कैमी जनगणना है? 7वीं जनगणना है, जबकि वहां से लेकर देखें तो यह 15वीं जनगणना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 21 की ओर चलते हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा सीधे नियंत्रित होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। और उसमें सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करता है अध्यक्ष। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 22 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई थी सर्वप्रथम? तो भारत के महाराष्ट्र में लोकायुक्त कार्यालय की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो महाराष्ट्र में 1971 में पहली बार लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, और बिहार में 1973 में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। उड़ीसा ऐसा पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधानसभा में पारित किए थे विधेयक को। तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। यदि हम इसमें
ये बिहार के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों। उड़ीसा के बारे में बता देता हूँ। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है आपका? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है दोस्तों। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं रघुवर दास हैं, उड़ीसा के राज्यपाल। और उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। और उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या 147 है दोस्तों। और उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। यदि आपसे पूछे उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 23 की ओर। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की ओर। विदेशी व्यापार का मुख्य संबंधित है, तो विदेशी व्यापार किससे संबंधित है? तो विदेशी व्यापार है जो भुगतान संतुलन से संबंधित है। विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 25 में। निक्की क्या है? तो निक्की है जो आपका एक स्टॉक एक्सचेंज है। कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? तो निक्की है जो आपको टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मुख्यालय सूचकांक है। कहाँ का? टोक्यो का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों इसमें 26 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया 26 में मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है? तो मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है, ये प्रश्न पूछा है। तो यह बॉन्ड विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भारतीय संस्था द्वारा जारी किए जाने वाला बॉन्ड है। ये सही है, ये गलत नहीं है। इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जा सकता है, ये गलत है। पहला मसाला बॉन्ड 2014 में लाया गया था, ये सही है। इस बॉन्ड का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ये भी सही है। हमसे पूछा कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 27 में। ब्लैक बॉक्स के बारे में इनमें से क्या गलत है? तो ब्लैक बॉक्स के बारे में क्या गलत है? तो ब्लैक बॉक्स में वीडियो रिकॉर्ड जैसी क्षमता उपलब्ध नहीं होती है, ये गलत है। ब्लैक बॉक्स में वीडियो रिकॉर्ड जैसी क्षमता नहीं होती है। कौन गलत है? तो ब्लैक बॉक्स में वीडियो रिकॉर्ड जैसी क्षमता उपलब्ध होती है जबकि उपलब्ध नहीं होती है, ये गलत है। कहा जा रहा है कि उपलब्ध होती है, लेकिन ये गलत है। ब्लैक बॉक्स में वीडियो रिकॉर्ड जैसी क्षमता नहीं होती है, गलत। ए गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। सही क्या है? इसमें सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड का उपयोग किया जाता है, सही है। ब्लैक बॉक्स एक बिग प्रकाश स्तंभ से लैस होता है जो 30 दिनों के तक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेज सकता है। यह रंगीन रंग का होता है, तो सब सही है, केवल ए सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 28 में। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है जो आपको कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि हम देखें 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च के रूप में मनाया जाता है। और यदि 22 मई को देखें दोस्तों, तो 22 मई जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाते हैं 22 मई को। और 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। लीवर डे मनाया जाता है कौन? 19 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 29 की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पुराना गिरजाघर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सबसे पुराना सेंट थॉमस चर्च मालाबार कैथोड चर्च केरल में थ्रिसूर जिले के पलारियूर नामक स्थान पर स्थित है। यह 52 ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा स्थापित किया गया था। यह चर्च भारत का सबसे पुराना रोमो सीरियन चर्च है। रोम और सीरिया का मिक्स चर्च है। तो कहाँ का है? केरल का है। तो हम लोग कर्नाटक और केरल के बारे में देख चुके थे, कर्नाटक और कोलकाता के बारे में। केरल और गोवा के बारे में देखते हैं दोस्तों। केरल का मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर क्या होगा? केरल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि हम केरल के मुख्यमंत्री के बारे में देखें दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री। वहाँ के राज्यपाल हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। और केरल में यदि हम केरल की राजधानी देखें, तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। और केरल के विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। केरल में यदि आपसे केरल के लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या पूछ ले, तो केरल में लोकसभा सीटों की संख्या यदि आपसे पूछे तो 20 है। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। और केरल में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 9 है केरल में राज्यसभा सीटों की संख्या। कर्नाटक और कोलकाता को देख चुके हैं हम लोग दोस्तों। गोवा को देखते हैं। तो गोवा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। वहाँ के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई है। गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में 40 विधानसभा सीटों की संख्या है। गोवा ही ऐसा राज्य है, विधानसभा सीटों की संख्या न्यूनतम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, परंतु
एक अपवाद के रूप में गोवा है, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या यदि देखें दोस्तों कितना है, तो गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा लोकसभा सीटों की संख्या, और राज्यसभा सीटों की संख्या गोवा में 1 है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। केरल में पुरानी गिरजाघर, सबसे पुरानी गिरजाघर भारत का कहाँ है, केरल में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 की ओर। भारत में स्थित किस मस्जिद में झूलती मीनारों वाली मस्जिद कहते हैं? तो किस मस्जिद में भारत में स्थित है जो झूलती मीनारों वाला मस्जिद कहा जाता है? तो कौन सा मस्जिद है? तो भारत में ये मस्जिद का नाम कौन है? सिद्धि वजीर मस्जिद, ऑप्शन नंबर डी। सिद्धि वजीर मस्जिद में जो अहमदाबाद में पड़ता है, वहाँ झूलते हुए मीनार पाए जाते हैं। झूलती हुई मीनार के नाम से जानते हैं सिद्धि वजीर मस्जिद को, झूलती मीनार के नाम से जानते हैं। ये अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 की ओर। प्रश्न नंबर 31 में दिया गया है, मैच करने के लिए थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं इसे, और एक ही फ्रेम में लाने के लिए इसको हम लोग मैच करते हैं। 31 में दिया गया है कि ज्योति रंधावा, ज्योति रंधावा क्या है? तो ये गोल्फ खेलते हैं ज्योति रंधावा, ठीक है। जगदीश खट्टर क्या से संबंधित है? तो जगदीश खट्टर ऑटोमोबाइल से संबंधित है दोस्तों, ऑटोमोबाइल उद्योग से जगदीश खट्टर है। सोनल मानसिंह ये नृत्यांगना है, सोनल मानसिंह। और अमृता शेरगिल एक चित्रकार है, अमृता शेरगिल। तो यदि हम मैच करें तो मेरा आंसर कौन होगा? 3-4-1-2, 3-4-1-2 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। एक बार फिर से पढ़ते, ज्योति रंधावा गोल्फ खेलते हैं, जगदीश खट्टर ऑटोमोबाइल उद्योग है, सोनल मानसिंह नृत्यांगना है और नृत्य संबंधित है, और अमृता शेरगिल चित्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यदि हम देखें 32 में दिया गया है, एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? एस अगेंस्ट ऑड्स का पुस्तक किसने लिखा है? तो सानिया मिर्जा ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी। सानिया मिर्जा ने लिखी है एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 33 की ओर। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न के प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति पंडित लाल बहादुर शास्त्री थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत उन्हें पहली बार भारत रत्न दिया गया था, और उनको 1966 ईस्वी में पहली बार भारत रत्न दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद निधन के बाद पाने वाले कौन थे? के कामराजन थे, एस आर रामचंद्रन और बी आर अम्बेडकर, ये 4 व्यक्ति को मरणोपरांत, और अटल बिहारी वाजपेयी को भी मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, भारत रत्न का पुरस्कार। और अभी फिलहाल में कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया मरणोपरांत ही दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 34 नंबर प्रश्न की ओर। यदि इसमें ऑप्शन नंबर ए को देखें, ऑप्शन नंबर ए में है बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर जो थे उनको पुरस्कार दिया गया था, बी आर अम्बेडकर को कब पुरस्कार दिया गया था? तो 1990 में बी आर अम्बेडकर को पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न का। भारत रत्न 1990 में दिया गया था बी आर अम्बेडकर को। इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। के कामराज को 1976 में मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न, और इनकी मृत्यु 1975 में हुई थी। जबकि एम आर रामचंद्रन को 1988 में भारत रत्न दिया गया था, जबकि इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यदि देखें हम 34 में, ऑपरेशन पवन भारत द्वारा जो चलाई गई थी, ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किए गए एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन पवन था जो किस देश में? तो श्रीलंका में चलाए गए ऑपरेशन पवन था, एक शांति इसमें शांति की स्थापना के लिए कहाँ? श्रीलंका में चला गया था ऑपरेशन पवन। पवन पुत्र किसे बोलते हैं? भगवान हनुमान को बोलते हैं पवन पुत्र। तो हनुमान जी ही गए थे श्रीलंका में माता सीता को खोजने के लिए दोस्तों। तो इससे आप जोड़कर याद रख सकते हैं कि माता सीता को खोजने के लिए श्रीलंका में गए थे पवन पुत्र हनुमान। तो ऑपरेशन पवन हम लोग चलाए कहाँ? तो श्रीलंका में ही चलाए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 35 में, किसी जीव के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट गोंडवान प्रारंभ किया गया है? तो प्रोजेक्ट गोंडवान कहाँ प्रारंभ किया गया है? कौन से जीव के संरक्षण के लिए? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए ऑपरेशन गोंडवान शुरू किया गया है। राजस्थान का राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कहाँ का? राजस्थान का। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 में कहा जा रहा है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सरकारी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुसूचित जनजाति के बारे में कह रहा है। तो अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 के क
एवं 4 के ख में है। अनुच्छेद 16 के 4 के क एवं 4 के ख एवं 4 में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सबका सब सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि आप भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, वो भी चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में, तो पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो आपको घटना चक्र बुक में दिए हुए हैं, वो सारे प्रश्नों को मैं कवर करवाया हूँ घटना चक्र बुक का। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसे जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसे देखें दोस्तों। सारा वीडियो अपलोड है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध है और उन सभी का वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और उसी प्रकार भारतीय इतिहास भी पढ़ना चाहते हैं, मॉडर्न इतिहास और प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, वो भी चैप्टर वाइज पूरा वीडियो अपलोड है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उसे भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और वो काफ़ी रामबाण साबित होगा दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल के लिए, काफ़ी रामबाण साबित होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में प्लीज़ शेयर करें दोस्तों, प्लीज़ शेयर करें, काफ़ी ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए 7 नंबर प्रश्न 37 देखते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। वाटर पोलो के खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 में कहा गया कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो कोंकण रेलवे किसे जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे है जो आपको, कोंकण रेलवे किसको किसको जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे कोंकण तट के सहारे से महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य में जोड़ती है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलोर को जोड़ती है। महाराष्ट्र के रोहा से और कर्नाटक के मंगलोर को जोड़ती है कोंकण रेलवे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कौन कौन राज्य से गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? ऊर्जा संकट के आधार पर किसने आपदा की घोषणा की है? तो कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपने देश की गंभीर बिजली की कमी के पर राष्ट्रीय आपदा की स्थिति को घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न में चलते हैं। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। डिजिटल पेमेंट उत्सव इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 41 में दिया गया है जन शक्ति प्रदर्शन, जन शक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के साथ किया गया? जन शक्ति प्रदर्शनी किस कड़ी के 100वीं कड़ी के साथ किया गया? तो ये जन शक्ति प्रदर्शनी मन की बात जो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, मन की बात, लेकिन मन की बात किसी का सुनते नहीं है, केवल अपनी मन की बात करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री हैं। उन इस मन की बात में ही 100वीं कड़ी के साथ किए हैं। तो जनशक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किए हैं 100वीं कड़ी में मन की बात। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। माइक्रॉन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? तो माइक्रॉन है जो किस राज्य में शुरू करने जा रहा है? तो वह गुजरात राज्य में शुरू करने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, गुजरात में माइक्रॉन करने जा रहा है। यदि हम देखें इसमें दोस्तों, हम लोग देख चुके हैं मध्य प्रदेश देख चुके हैं, महाराष्ट्र देख चुके हैं, गुजरात और छत्तीसगढ़ को देखते हैं। गुजरात और छत्तीसगढ़ को हम लोग नहीं देखे हैं, तो गुजरात को यदि देखते हैं तो गुजरात की अभी यदि आपसे गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के अभी राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत हैं, गुजरात के राज्यपाल हैं। और गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है और लोकसभा सीटों की संख्या गुजरात में 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या गुजरात में 11 है। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। यदि हम देखें इसमें मध्य प्रदेश देख चुके हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ देखें, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो बीवी हरिचंदन है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? बीवी हरिचंदन। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी? 90 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? वो कौन सा राज्य है जो स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, तेलंगाना है। तेलंगाना की ओर
तो हम लोग तेलंगाना को देखते हैं। तेलंगाना का यदि मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं दोस्तों। तेलंगाना के यदि राज्यपाल आपसे पूछे, डॉक्टर तमिला साई सुंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। तेलंगाना के विधान परिषद के सीटों की संख्या पूछे तो 19 है, सॉरी 40 है। तेलंगाना में विधान परिषद के सीटों की संख्या 40 है और तेलंगाना में विधानसभा के सीटों की संख्या कितना है तो 119 है। 119 तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या है और तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है 17 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। यदि तेलंगाना की राजधानी पूछे तो हैदराबाद है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आंध्र प्रदेश को दोस्तों। केरल को देख चुके हैं और कर्नाटक को भी देख चुके हैं। आंध्र प्रदेश को देखते हैं। यदि आंध्र प्रदेश की राजधानी देखें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश में आपको राज्यपाल कौन है तो अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर है और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी वहां के कौन है तो मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में रेड्डी रेड्डी करके हैं तो एक जगन मोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग हुआ था दोस्तों। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो अभी आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है 175 है आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या। यदि विधान परिषद सीटों की संख्या आपसे पूछे तो विधान परिषद सीटों की संख्या 58 है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है 58 है और विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है 58 आंध्र प्रदेश में कितना है 68 है और 175 वहाँ के विधानसभा में है और लोकसभा में सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 44 में। कहा जा रहा है किस कंपनी ने वाट सॉन्ग्स एआई का डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वाट सॉन्ग्स एआई का डेटा लॉन्च किया है किस कंपनी ने। वह कौन सी कंपनी है जो एआई का डेटा लॉन्च करने वाला है तो कंपनी का नाम है आईबीएम कंपनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आईबीएम कंपनी ने डेटा लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 45 नंबर प्रश्न में किस भारतीय निशानबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन भारतीय निशानेबाज जोड़ी है जो विश्व कप जीता है चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है तो ये कौन है अभिनव सौ और गौतम भनोट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अभिनव सौ और गौतम भनोट ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है विश्व महासागरीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो विश्व महासागरीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो 8 जून को मनाया जाता है महासागरीय दिवस प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। 47 में दिया गया है, इसमें दिया गया है भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का कहाँ उद्घाटन किस शहर में किया गया तो दुबई में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर कहाँ की गई दुबई में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 48 में। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है तो टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में भारत के जो एनपीसीआई कंपनी है जो शामिल है। एनपीसीआई कंपनी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 100 प्रभावशाली कंपनियों में एनपीसीआई को शामिल किया गया भारत की ओर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 49 प्रश्न की ओर चलते हैं। 49 में दिया गया है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया है। संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य ईरान बना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया अध्यक्ष बना है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और संघाई सहयोग संगठन का गठन का वर्ष 2001 है। 2001 में संघाई सहयोग संगठन के स्थापना हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी। और इसमें 8 सदस्य देश शामिल थे। संघाई सहयोग संगठन में कितने 8 सदस्य देश शामिल थे। ठीक है, और नया देश कौन है ईरान है। ये जब गठन हुआ था उस समय संघाई सदस्य देशों की संख्या कब था कितना था 6 था। भारत 2017 में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश बना है। 2017 में बना था। 50 नंबर प्रश्न चलते हैं। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्डन मेडल जीता है। किस खिलाड़ी ने गोल्डन मेडल जीता है तो रुद्रांश खंडेलवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता है। रुद्रांश ने किसने गोल्ड मेडल जीता है तो रुद्रांश ने। और निहाल सिंह ने
इसी इवेंट में निहाल सिंह है, इसी इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, सामान्य विज्ञान की ओर। कहा गया है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता है किसके द्वारा मापी जाती है? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 52 में, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री तथा अपवर्तनांक 2.42 होता है दोस्तों। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और इसका क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 53 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 53 में देखें तो इसमें आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा, ये गलत है। तो कौन कौन सही है देख लें। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता वायु में ध्वनि का वेग, तो ये भी सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि के वेग प्रभावित नहीं होते हैं, तो ये भी सही है। तो हमसे पूछा है कि कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कमता है, नहीं कमता नहीं है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 54 में, समृद्धि यूरेनियम होता है। तो समृद्धि यूरेनियम क्या होता है? तो इस समृद्धि यूरेनियम है जो क्या है? प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी 235 यूरेनियम 235 का 35 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, समृद्धि यूरेनियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 55 में, सुमेलित करना है टाइपराइटर, इसको मैच करना है। देखते हैं हम लोग टाइपराइटर की खोज किसने किया था, ये पूछा है। यदि हम देखें इसमें टाइपराइटर की खोज सोल्ज ने किया था, सोल्स ने टाइपराइटर की खोज किया था, सोल्स ने किया था। और एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? तो रोएंटजन ने एक्सरे किरण की खोज की थी। रेडियो की खोज जी मार्कोनिक ने किया था और सेफ्टी लैम्प की खोज हैम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैम्प की खोज, यदि इसको मैच करेंगे दोस्तों तो 2, 3 और 4 1 होगा। 2, 3, 4 1 ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 56 में, इसमें कहा गया हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था हरगोविंद खुराना को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और इन्हें वर्ष 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था हरगोविंद खुराना को। और इनका अनुसंधान में यह पता लगाने में मदद मिली थी कि डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, प्रोटीन संश्लेषण के रूप में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 57 नंबर प्रश्न चलते हैं, स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है। तो स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा क्या मिलती है, किस प्रकार मिलती है? स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। शुष्क बर्फ, तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार होता है, रक्त रोगों का उपचार जीन थेरेपी द्वारा होता है। क्रायोनिक्स क्या है? तो पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना, ये हो गया क्रायोनिक्स। और कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार होता है, कोबाल्ट 60। तो यदि मैच करें 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 59 में, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? तो एटम का भाग कौन सा अणु नहीं है? फोटोन है जो एटम का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम का भाग है, जबकि फोटोन एटम का भाग नहीं है। ऊर्जा का एक बंडल होता है फोटोन, ठीक है। तो फोटोन की खोज आइंस्टीन ने किया था दोस्तों, आइंस्टीन ने फोटोन की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 60 नंबर, मोती के मुख्य अवयव कौन है? तो मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट और काचिंग योगिलीन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 61 नंबर में, निम्नलिखित धातु में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? तो वह है लोहा अमलगम नहीं बनाती है, जस्ता, तांबा और मैग्नीज अमलगम बनाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 62 नंबर प्रश्न में चलते हैं, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? D2 है दोस्तों, भारी जल का रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 63 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही कौन नहीं है, यह है तो इसमें दिया गया है
NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के साथ दर में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, ये सही है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया था, ये भी सही है। सही क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं, तो ये भी सही है। कौन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा दोस्तों। बेरियम तथा स्ट्रोंसियम प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 64 में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है कौन सा बहुलक है? तो बहुलक का क्या नाम है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में? तो उसका नाम है पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट बहुलक का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 65 में। अम्ल वर्षा कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो अम्ल वर्षा में यदि हम देखें दोस्तों, तो अम्ल वर्षा में आपको नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 66 में। इसमें क्या कहा गया? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स है जो किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स है जो किसका? तो जेनेटिक्स आपको अनुवांशिक और विचरण का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, जेनेटिक्स अनुवांशिक और विचरण का। 67 में जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? अनुवांशिक और विचरण का। जे मेंडल ने खोज किया था, जेनेटिक्स खोज जे मेंडल ने किया था। 66 में एम्फीबियन बताता है, तो एम्फीबियन कौन होता है? तो एम्फीबियम होता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाली जंतु एम्फीबियन कहलाता है। जल में जो भी रहता है और स्थल में भी रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, वो एम्फीबियन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर प्रश्न की ओर। 68 में दिया गया है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? यह प्रश्न है 68 में। तो इसमें यदि हम देखें, अदरक का प्रकंद भाग खाते हैं, सही है। प्याज का मांसल भाग खाते हैं, सही है। नारियल का भूर्णपोष खाते हैं, सही है। आलू का मूल खाते हैं, ये गलत है। आलू का तना खाते हैं दोस्तों। तो हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 69 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा गया जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जैविक कोशिका का कौन सा भाग है जो पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जैविक कोशिका का जो पावर हाउस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न ऑक्सीश्वसन के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की ओर। 70 यानी 70 नंबर प्रश्न की ओर। आरएच कारक का नाम संबंधित एक प्रकार है। तो आरएच कारक का नाम किससे लिया गया था? तो आरएच कारक का नाम लिया गया था बंदर से। बंदर से लिया गया था आरएच कारक का नाम। और आरएच कारक लैंड स्टीनर एवं बीनर ने रिसस नामक बंदर से एक नए तत्व आरएच फैक्टर की पहचान की थी। इसके बाद रक्त 8 ग्रुप में बांटा गया। ए प्लस ए माइनस, बी प्लस बी माइनस, ए बी प्लस ए बी माइनस और ओ प्लस ओ माइनस। ओ को सर्वदाता कहते हैं दोस्तों। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं। और रक्त समूह ओ माइनस को क्या कहते हैं? सर्वदाता। और रक्त समूह ए बी प्लस को क्या कहते हैं? सर्वाग्राही कहते हैं। रक्त समूह ए बी प्लस को सर्वाग्राही कहते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 71 में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? तो वह ऑक्सीजन जल से आती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जल से उत्पन्न आती है वो ऑक्सीजन। 72 में लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, कार्बोहाइड्रेट है मुख्य ईंधन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 73 में। महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन के बारे में यदि देखें, तो महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है जो महिला सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, एस्ट्रोजन है जो महिला सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था, तो पोलियो का टीका सबसे पहले जोनास साल के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जोनास साल के द्वारा पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था। यदि पोलियो ड्रॉप के बारे में पूछे आपसे, तो पोलियो ड्रॉप ने किसने शुरू किया था? तो एडवर्ड सेबिन ने पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। पोलियो ड्रॉप एडवर्ड सेबिन ने दिया था और पोलियो का टीका जोनास साल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 75 एवं लास्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अंतिम प्रश्न पूछते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसकी क्रिया विधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है? तो किसकी क्रिया विधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है? तो किसकी क्रिया विधि रिकॉर्ड करने के लिए? तो मस्तिष्क की क्रिया विधि रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यदि ईसीजी कहेगा तो हृदय के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा, और ईईजी कहेगा तो मस्तिष्क के लिए।
तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, यदि कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें दोस्तों, वीडियो को प्लीज शेयर करें दोस्तों, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां भी ग्रुप है आपका उसमें वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले जाके, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।